ऐसे बच्चों को डेफिनेटली पूरा चैप्टर शायद एक बार जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत है। जेईई मेन 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी होंगी, लेकिन साथ में टेंशन भी बढ़ चुका है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, जिसमें सबसे मेजर कंफ्यूजन है कि रिवीजन कैसे किया जाए, हाउ टू रिवाइज। इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतने सारे नोटबुक भर गए, अब किस नोटबुक किस बुक से हम फाइनली रिवाइज करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में, और इसका उन्हें कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। बच्चों, सिलेबस आ गया है, इसका क्या मतलब है? देखो, मैं सिलेबस से कुछ पढ़ता हूं, रिवीजन कैसे करें तुम मेरी बात को समझना। जैसे सिलेबस में लिखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में सिलेबस में लिखा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तुमने ये फ्रेज पढ़ा सिलेबस में, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आंख बंद करो और सोचो कि तुम इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हो। रिवीजन करने का बेस्ट मेथड बता रहा हूं। तुमने बहुत सारे नोटबुक भर दिए, बहुत सारे बुक तुम्हारे टेबल पे, किसको उठाऊं? किसी को मत उठाओ, सिलेबस उठाओ। उसमें लिखा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स के बारे में आप क्या जानते हो? जरा स्ट्रेस तो दिमाग पे, सोचो क्या होता है। एक करंट कैरिंग वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे फोर्स कितना होता है? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चों को डेफिनेटली पूरा चैप्टर शायद एक बार जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो किताब पढ़ने में मन नहीं लगता। नवंबर का महीना आ चुका है, तो वैसे बच्चे भी ऐसे ही पढ़ें। सिलेबस का एक टुकड़ा पढ़ा, अब बुक में ढूंढें कि ये चीज कहां दी हुई है, बुक में इंडेक्स में जाके देखें और इसके बारे में पढ़ें। और जिन लोगों को याद आ रहा है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये याद आएगा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, फंडामेंटल आपको बिल्कुल पता है। इसके अलावा कुछ और याद कर पा रहे हो क्या तुम? शायद बहुत सारे बच्चों को ये याद आ जाएगा कि यार हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कर्व्ड वायर हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस पे फोर्स लिखने को कहा गया हो, तो मैं इसे एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकता हूं। इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स लिख दो, कर्व्ड वायर पे फोर्स आ गया। ऐसी कुछ बातें आपको याद आ सकती है। कुछ लोगों को शायद ये भी याद आ जाए कि अगर एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन मेरी बात को समझना, जिनको ये बात याद आ गई और वो इसका मतलब भी मन में समझ रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड में ILB sin थीटा लिखूंगा और फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए L क्रॉस B करूंगा, जो लोग यहां तक समझ पा रहे हैं, भले ही उन्हें ये और ये याद नहीं आया, अगर ये फंडामेंटल बात आपको आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको इस टॉपिक पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहीं कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक टॉपिक का नाम पढ़ा और उससे रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल बात आपके दिमाग में आ गई, आपको ये चीज याद है, भले ही ये ना याद आ रहा हो, ये ना याद आ रहा हो, अब आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करो। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में ये बात भी आ जाएगी, ये बात भी आ जाएगी, उसका सोल्यूशन देखोगे, तुम समझ जाओगे, याद आ जाएगा तुम्हें कि हाँ ऐसा होता था। अब तुम्हें इसके टॉपिक की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही मान लो इसी टॉपिक में आगे इसी में लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन, कहां चला गया भाई, जस्ट ए मिनट, इसी में लिखा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। इसी में लिखा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो अब हमारे दिमाग में आया, फिर से दिमाग में हमारे आना चाहिए, ये दो पैरेलल वायर हैं, करंट कैरिंग वायर हैं, इनके बीच का फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं? मन में सोचो। फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या तुम फोर्स डिराइव कर सकते हो मेंटली? बिल्कुल कर सकते हो। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर पे ये फोर्स लग रहा है। ऐसे सोच के फोर्स लिखो। क्या तुम्हें याद आ रहा है कि दोनों करंट, या तुम सोच पा रहे हो कि दोनों करंट पैरेलल हो तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? क्या तुम ये बातें सोच पा रहे हो? फिर उसमें लिखा है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। जी हाँ,
करंट का यूनिट एम्पियर इस मैग्नेटिक फोर्स को लेकर डिफाइन किया गया है। क्या आपको वो याद आ रहा है कि कैसे डिफाइन किया गया है? बेसिक कॉन्सेप्ट, टूटी फूटी भाषा में अपने आप से बातें करो। अगर आप इस तरीके से अपने आप को कुछ बता पा रहे हो तो आपको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है। अगर आप ये सब बातें नहीं याद कर पा रहे हो, आपको ये बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है कि फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैसे लिखते हैं यार, एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसे केस में आपको डेफिनेटली थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चों को लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये थ्योरी के सारे पॉइंट्स, मोटा मोटी पॉइंट्स, वो जरूर पढ़ते हैं, बिल्कुल 100% पढ़ने पड़ेंगे, कोई उपाय ही नहीं है। वो बच्चे अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज देंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बात नहीं बनने वाली। लेकिन जिन बच्चों को आंख बंद करके ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट्स याद आ जाते हैं, उनको क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी छोटे मोटे जो होते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में सामने आ जाएंगे और आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। कुछ नए क्वेश्चंस भी कर लोगे तो और अच्छी बात है। तो ये टेक्निक फॉलो कीजिए, सिलेबस को अपने स्टडी टेबल पे चिपकाइए, तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को अपने टेबल पे रखिए और उन टर्म्स को अंडरलाइन कर दीजिए जिन टर्म्स में आपको ये कहानी याद आ जाती है, बेसिक बातें याद आ जाती है, मतलब वो आपको आती है। और जिन टॉपिक्स में आपको बिल्कुल बेसिक याद नहीं आ रहा है, उन पे वापस जाइए, समय है तो थ्योरी को पढ़िए, ढंग से पढ़िए, बेसिक बातों को पढ़िए। और समय कम बचा, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कीजिए, पर थ्योरी पढ़े बगैर मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा आपको। उसमें आप फिर तुक्का मार रहे होते हो, हिट एंड ट्रायल, कुछ भी फॉर्मूला कहीं भी लगा रहे होते हो, तो वो एग्जाम हॉल में उतना रिहर्सल करने का टाइम नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन फिर नहीं बनेंगे उस टॉपिक के। तो बेहतर है कि थ्योरी पढ़े, भले ही थोड़े कम क्वेश्चन बनाए, बहुत चांस है कि आसान क्वेश्चन आ गए उस टॉपिक से और आप कर ले जाएंगे। तो मेरी ये सलाह रहेगी, जेईई मेन 2024 में आपके बचे हुए समय में प्रिपरेशन के लिए आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।